जय हिंद। क्या हाल है मेरे वर्दी के दीवानों। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे। भाई एमजेएस परिवार आपके लिए लेके आया है कुछ बहुत नया, जो कि आपके बहुत काम आने वाला है। आप तो जानते ही हैं कि हम लोग स्पेशलिस्ट हैं एनडीए के, तो हम एक लेके आए हैं एक नई सीरीज जो कि है स्पेसिफिकली सिर्फ एनडीए, सीडीएस और एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए। ये है आपका डेली जोश, आपका डेली डोज। किस चीज़ का? करंट अफेयर्स का, इंटरनेशनल और नेशनल दोनों, बगैर किसी नागा, रोज, और वो भी दो भाषाओं में, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, ताकि आप लोगों की AIR 1 रैंक कोई ना रोक पाए। आप सिर्फ मेहनत करिए और बाकी चीज़ें हम आपके लिए कर रहे हैं। आपको अखबार ना पढ़ना पड़े, इसीलिए हम लोगों ने पढ़ पढ़ के सारे नोट्स बना लिए हैं, जो आपको डेली करंट अफेयर के फॉर्म में हम आपको उपलब्ध करा देंगे। तो देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो भाई, सबसे पहली खबर, इंडिया रेटिंग्स रेजेस सॉवरेन जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर ईयर 2025 टू 71। अब यहाँ सबसे पहले गौर करिए, जो मैंने बोला ये आपकी हेडिंग है, और इसके ऊपर जो आप देख सकते हैं ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, जो किसी ना किसी फोटो के या चार्ट के फॉर्म में आप लोगों को मिल जाएगा रेफर करने के लिए। साथ ही साथ हमने इसमें एक नीचे क्वेश्चन भी दिया है और उसके साथ उसका आंसर भी दिया है। ज़रूर उस क्वेश्चन का पढ़िएगा, पहले सुन लीजिए। हाँ तो भाई, इंडिया की जो रेटिंग है वो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक एजेंसी ने जीडीपी की एस्टिमेट करी है 7.1%, जो कि पिछले साल थी 6.5%। आरबीआई का कहना था कि इस बार 7% ही होगी, लेकिन फिर भी हम 7.1 के मार्क को टच कर लिए। इवन दो इंटरनेशनल मार्केट में कंजम्पशन डिमांड की वजह से जो ग्रोथ है वो थोड़ी स्लो रही है ग्लोबली, लेकिन फिर भी हमने बाजी मार ली। साथ ही साथ आरबीआई का कहना ये है कि हम लोगों को थोड़े विजिलेंट रहने की ज़रूरत है इन्फ्लेशन के मद्देनज़र फॉर ईयर 2025। अब आ जाते हैं इस एजेंसी के ऊपर। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड एक ऐसी एजेंसी है जो सिक्योरिटीज़ को रेटिंग देती है। सिक्योरिटीज़ मतलब जैसे कॉर्पोरेट इशूअर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, इन सब लोगों को रेटिंग्स प्रोवाइड करती है। नीचे आपके एक सवाल दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड द जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर ईयर 2025 इज स्टूड एट 7.1%। ये जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें आपको आंसर भरना है, और आंसर है 7.1%। अब इसी चीज़ को हमने आपके लिए हिंदी में भी करके दिया है, तो वो भी देख लीजिए। ये देखिए, सेम चीज़ हमने आपके लिए जैसा कि वादा किया था हिंदी में भी उपलब्ध करवा दी है, ताकि किसी की पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। और अब कोई बहाना ना चलेगा, क्योंकि यूपीएससी आपसे इसी तरीके के सवाल करने वाला है, तो हम लोगों ने बहुत सोच समझ के ही ऐसे सवालों को और ऐसे फैक्ट्स को इसमें जगह दी है। आप पूरा पढ़ना चाहें तो इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मेन मेन बुलेट पॉइंट्स है वो मैं आपको बताए दे रहा हूँ। बाकी अगर आपके पास वक्त है तो पूरा भी पढ़ लीजिए। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो यही है कि हमारी जीडीपी अगले वित्त वर्ष 2025 के लिए अनुमानित बढ़ाकर 7.1% कर दी गई है। अगली स्लाइड पे चलते हैं। जी मीडिया कॉरपोरेशन ने अपने सीईओ मिस्टर अभय ओझा को टर्मिनेट कर दिया है। अब जी मीडिया कॉरपोरेशन को तो आप जानते ही हैं, जी सिनेमा वाले। खैर, लास्ट ईयर ही मिस्टर ओझा को इस पोजीशन पे, सीईओ की पोजीशन पे प्रमोट करा गया था। ये जी मीडिया का पार्ट 2022 में बने थे और पहले चीफ बिजनेस ऑफिसर थे। ये लीनियर चैनल्स और बाकी प्रॉफिट एंड लॉस जैसी चीज़ें को देखा करते थे, जी बिजनेस वगैरह वगैरह वगैरह। साथ ही साथ इस कंपनी से इसी बीच में पीयूष चौधरी जी ने भी अपना रेजिग्नेशन अप्रैल के महीने में इसी साल दिया है, जो कि इस कंपनी में चीफ मैनेजर लीगल हुआ करते थे। अब इसकी जगह इंटरिम सीईओ की पोजीशन पे इद्रिस लोया जी को रखा गया है। ये पहले ग्रुप चीफ टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑफिसर रहे हैं एसएल ग्रुप में। जी मीडिया कॉरपोरेशन का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, और एडिटर इन चीफ जवाहर गोयल साहब हैं। ये आपका फन फैक्ट है। इसमें नीचे एक सवाल दिया गया है, हु बिकेम द न्यू सीईओ ऑफ जी मीडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड आफ्टर द कंपनी टर्मिनेटेड द इनक्यूम्बेंट सीईओ अभय ओझा। आंसर इज इद्रिस लोया, जो हाईलाइटेड है। इसी स्लाइड को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। ये देखिए, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ तो भैया, अगली न्यूज़ है आईटी सेक्टर से। माइक्रोसॉफ्ट और विप्रो, इन दो कंपनियों ने हाथ मिलाया है। अब भैया बड़े लोग हैं, कोई वजह रही होगी तभी हाथ मिलाया है, फर्जी नहीं मिलाते हैं। हाँ तो इन लोगों ने टीम अप करा है एआई के वर्चुअल असिस्टेंट्स को डेवलप करने के लिए। किस काम के लिए? फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए।
मोटा माटी बात समझ लो, ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों कंपनियों ने हाथ मिलाया है कॉग्निटिव असिस्टेंट्स बनाने के लिए, जो क्या करेंगे भाई, ये असिस्टेंट प्रोवाइड करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज। और ये पावर कैसे किए जाएंगे, इनके पीछे ताकत किसकी लगेगी, इनके पीछे ताकत लगेगी जेन एआई की, जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब ये जो असिस्टेंट्स हैं इनका काम क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, व्यापार का मामला है, रुपए पैसे से ही रिलेटेड बातें होंगी, बिल्कुल है। इन्वेस्टर इंटेलिजेंस पे फोकस करेंगे, इन्वेस्टर ऑन बोर्डिंग पे फोकस करेंगे, और साथ ही साथ लोन ओरिजिनेशन पे भी काम करेंगे। इस तरीके से इस फील्ड में ये एक रेवोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये करना ज़रूरी क्यों है, ये करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि मार्केट को स्टडी करने में इनसे आसानी होगी, कस्टमर के बिहेवियर को समझने में आसानी होगी, और साथ ही जो इतना लंबा चौड़ा पेपर वर्क वगैरह होता है ना, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। और ये जो विप्रो ने जेन एआई पावर्ड कॉग्निटिव असिस्टेंट्स बनाए हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट के एज्योर ओपन एआई सोर्स पे चलेंगे और ये एज्योर ऐप सर्विसेज पे अवेलेबल होंगे। हाँ तो भैया, इससे जुड़ा सवाल आ जाता है, सवाल है which Indian IT major has teamed up with Microsoft to launch a suite of cognitive assistants for financial services powered by generative artificial intelligence Gen AI। जवाब है विप्रो। इतनी लंबी चौड़ी बात का सिर्फ इतना सा ही जवाब है कि इन दोनों ने मिलके एआई के वर्चुअल असिस्टेंट बनाए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। तो आइए इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। ये देखिए, चलिए अगली स्लाइड पे भी चलते हैं। हाँ तो भाई, अगली स्लाइड है हमारी, इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स जी एक बार फिर से स्पेस में जाएंगी। हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब यहाँ मसला समझो, मोटी मोटी बात। मसला ये है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस होते हैं आसमान में, उन तक जाने के लिए जो वाहन उपयोग किया जाता था वो स्पेस एक्स का क्रू ड्रैगन होता था। अब पहली बार इन्होंने नए तरीके के वाहन डेवलप करे हैं जो कि हैं बोइंग स्टार लाइनर, और ये उसका पहला क्रू होगा। लेकिन सुनीता विलियम्स जिसमें अकेले नहीं जा रही हैं, बैरी बुच विल्मोर जो क्रू फ्लाइट टेस्ट हैं वो इस मिशन पे उनके साथ जाएंगे ही जाएंगे। ये अपने आप में रिवॉल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि इसकी वजह से हम एक और वाहन डेवलप कर लेंगे, एक लेग डेवलप कर लेंगे स्पेस स्टेशन तक जाने के लिए। तो इससे स्पीड और एफिशिएंसी दोनों बढ़ जाएगी। पूरा पढ़ना चाहते हो तो पूरा पढ़ लो, मोटी मोटी बात हमने तुमको ऑलरेडी समझा दी है, बस इतनी ही बातों पे फोकस करना है। इनका सवाल है कि विच टू एस्ट्रोनॉट्स हैव बीन सिलेक्टेड टू फ्लाई टू स्पेस अगेन ऑन फर्स्ट क्रूड मिशन ऑफ बोइंग स्टार लाइनर, सुनीता विलियम्स एंड बैरी विल्मोर। जैसा कि मैंने आपको बताया, और बोइंग स्टार लाइनर क्या है, वो है इनका वाहन। इस स्लाइड को भी एक बार हिंदी में गौर से देख लीजिए। ये देखिए, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। हाँ तो भाई, अगली स्लाइड है फ्रैंक स्टोन्स, जो कि बोइंग के सीईओ थे। उनकी मृत्यु हो गई है 92 ईयर्स की एज पे। बोइंग तो आप जानते ही हैं, बहुत बड़े बड़े जहाज़ बनाते हैं ये लोग, हवाई जहाज़ वगैरह, उसी कंपनी के ये सीईओ थे, और 92 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है। कायदे की बात तो ये है कि ये इंजीनियर भी नहीं थे, ये अटॉर्नी थे, लेकिन फिर भी ये बोइंग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे 1986 से 1996 तक। सोचो भैया, गजब टैलेंट होगा आदमी में, नहीं तो ऐसे कैसे कोई अटॉर्नी इंजीनियर्स को अपने हिसाब से चला रहा होगा। और ये उस समय की बात है जब इनकी डेथ हुई है, ये इस समय की बात है जब इस समय बहुत फियर्स कंपटीशन चल रहा है इस एविएशन इंडस्ट्री में, और बोइंग को टक्कर दे रहा है और कोई नहीं, उनका सबसे बड़ा यूरोपियन राइवल एयरबस। बोइंग ने इन्हीं के राज के दौरान बोइंग 777 जैसे बड़े जहाज़ बनाए थे, और इन्होंने अपनी ट्रेनिंग बाकायदा जापानीज ऑटोमेकर्स, टोयोटा मोटरकॉप जैसी जगहों से ली थी। साथ ही साथ इन्होंने अपनी ट्रेनिंग देकर अपने एक सक्सेसर को भी बनाया है जिसका नाम है फिलिप गॉन्डिट, जो अब बोइंग के सीईओ हैं। और साथ ही साथ इसी बोइंग कंपनी के एलन मुलाली साहब जो हैं, वो कंपनी के कमर्शियल एयरप्लेन डिवीजन में लेट 1990s तक रहे थे। उसके बाद उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी जो गाड़ियां बनाता है उसको भी लीड करा था। मोटी मोटी बात आप सवाल में देख सकते हैं, वो है फ्रैंक शॉन्स हु स्पेंट अ डेकेड लीडिंग यूएस एविएशन जायंट डाइड रिसेंटली। एविएशन जायंट कौन है? बोइंग। तो इस स्लाइड को भी एक बार आप लोगों को मैं हिंदी में दिखा देता हूं, देख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भैया, डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म वीज़ा ने सुजॉय रायना को
इस कंट्री का यानी कि अपने देश का मैनेजर नियुक्त कर दिया है। अब भैया डिजिटल पेमेंट तो है, बहुत कॉमन चीज़ हो गई है, तो डिजिटल पेमेंट का एक प्लेटफॉर्म है वीसा। अब इसी में इनको सुजॉय राणा साहब को कंट्री का मैनेजर बना दिया गया भारत का। हालांकि जो संदीप घोष जी हैं, जिनका रोल ग्रुप कंट्री मैनेजर का है इंडिया और साउथ एशिया के लिए, वो इस चीज़ को करते रहेंगे, उनके ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। जो हमारे सुजय साहब हैं, इनको क्या क्या देखना है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट देखना है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में क्या क्या जाएगा, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव वगैरह 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 वगैरह। रायना साहब रिस्पॉन्सिबल होंगे इंडिया के बिजनेस के लिए, मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के लिए, पार्टनरिंग विद क्लाइंट्स के लिए और पेमेंट्स का एक अच्छा इकोसिस्टम बनाने के लिए। इनकी जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसके अलावा ये कंपनी में वीसा का बिजनेस डेवलपमेंट भी देखते रहेंगे और उसको लीड करेंगे। इन्होंने वीसा 2020 में ज्वाइन की थी और ये इससे पहले इसके वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट भी थे इंडिया के लिए। तो आइए एक बार ये स्लाइड हिंदी में भी देख लेते हैं। ये देखिए, अब इसमें सवाल भी समझ लीजिए, इस बार हिंदी में बोल देते हैं। भारत के लिए वीसा का नया देश प्रबंधक किसे नियुक्त किया गया है? तो भैया आंसर है सुजय राणा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड ये मैकेफी के बारे में। मैकेफी आप लोगों ने सुना ही होगा, हम लोगों के बहुत सारे कंप्यूटर्स पे ये एंटीवायरस के तौर पे पड़ा रहता है। लेकिन मैकेफी ने एक बहुत बड़ी समस्या को एड्रेस करते हुए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। ध्यान से सुनिएगा। मैकेफी एक यूएस बेस्ड कंपनी है। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप करने की कोशिश की है जो कि डीप फेक डिटेक्शन कर सकती है। आजकल आप जानते हैं डीप फेक की वजह से कितनी दिक्कतें हो रही हैं। कोई किसी की भी आवाज़ या शक्ल लगा के कुछ भी बोल देता है और काफ़ी हद तक चीज़ें सच लगने लगती हैं। ये अपने आप में बहुत खतरनाक बात है। इसके लिए हर सरकार बहुत चिंतित है, नियम कायदे लाने का पूरा प्रयास होगा। इसीलिए मैकेफी ने अमेरिकन चिप मेकर इंटेल के साथ मिलकर एक नया प्रोडक्ट लाने की कोशिश की है जिससे कि इन सब चीज़ों पे रोक लगाई जा सके। इसको ये बोले हैं न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, एनपीयू। इसमें जो एल्गोरिदम्स रन की जाएंगी वो डिवाइस में खुद ही कर दी जाएंगी और वो ऐसे सिंथेटिक कंटेंट को डिटेक्ट करने के बाद उसको अपने आप साइड लाइन कर देंगी, लात मार के बाहर कर देंगी। कोई टेंशन की बात नहीं है। इस स्टेप से सेफ्टी के मामले में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने की उम्मीद की जा रही है। आते हैं इसके सवाल पे। which is US based cyber security company has announced enhancements to its AI powered deepfake detection technology in collaboration with American chip maker Intel। जवाब है मैकेफी। ये स्टेप मैकेफी ने उठाया है और इसमें इन्होंने मदद ली है इंटेल की, जो कि अमेरिकन चिप मेकर है और ये दोनों ही कंपनी अमेरिकन है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और आइए इस स्लाइड को भी एक बार हिंदी में देख लेते हैं। ये देखिए, आ गई ये स्लाइड हिंदी में। चलते हैं अगली स्लाइड पे। हाँ तो भैया, क्लाउड नेटवर्किंग के बारे में आप सबने सुना होगा। हम सब अपना डेटा आजकल क्लाउड पर डाल देते हैं। अब वो कोई असली बादल तो होता नहीं है, नाम का ही बादल है। अब आप डेटा अपना जब किसी चीज़ में डालते हैं तो उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी तो किसी को लेनी पड़ती है। कल को चोरी हो गया बादल से कुछ तो भाई सीधी सी बात है, क्लाउड सिक्योरिटी फर्म F5 इन्होंने प्रतीक्षा को अपना एमडी नियुक्त करा है इंडिया और सार्क रीजन के लिए। F5 ने प्रतीक्षा जी को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया है भारत के लिए और सार्क रीजन के लिए, यानी कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। शाह धनंजय गंजू, जो कि मई 3 तारीख 2024 को रिटायर हुए हैं, उन्हें सक्सीड करेंगे। इनका जो रोल होगा वो सार्क रीजन में और ये जो पूरा इलाका जिनके अंडर में आ रहा है यहाँ पे पार्टनरशिप और बाकी सिक्योरिटी, अडेप्टेबल एप्लीकेशंस, ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें इनको देखनी होंगी ताकि भैया धंधा पानी आगे अच्छे से बढ़ पाए। शाह ने F5 2019 में ज्वाइन की थी और बाद में प्रमोट हो गए थे डायरेक्टर ऑफ सेल्स के पद पे 2022 में, क्योंकि ये इंडिया एंटरप्राइज बिजनेस देख रहे थे। बढ़िया काम अब किए होंगे तभी हो गए हैं भैया। इनके पास पूरा 2 दशक का अनुभव है हिंदुस्तान की इंडस्ट्री सेक्टर का और इन्होंने बहुत जगह पे अपनी लीडरशिप का परिचय दिया है टेलीकॉम ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे कि पैलो ऑल्टो, जूनिपर नेटवर्क्स एंड एक्सट्रीम नेटवर्क्स। यहाँ आता है हमारा सवाल। क्लाउड सिक्योरिटी फर्म F5 रिसेंटली अपॉइंट्स whom एज एमडी फॉर इंडिया सार्क रीजन, दैट इज मिस्टर प्रतीक शाह, जैसे कि हमने आपसे जिक्र करा। तो आओ भैया इसको भी एक बार हिंदी में देख लिया जाए। ये रहा ये हिंदी। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ तो भैया आप थोड़ा खेल कूद की बात कर ली जाए। बहुत पैसा रुपया इंडस्ट्री एआई सबकी नौटंकी हो गई। कायरन विल्सन ने
मेडन स्नूकर वर्ल्ड का टाइटल जीत लिया। कायरन विल्सन ने वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप जीती है, बहुत बड़ी बात है। इनका मुकाबला यहाँ कई लोगों से था, जैसे कि जोन्स जोन्स ने तो बाकायदा पूरी कोशिश करी, वो भी 3 बार, कि विल्सन को रोका जाए, लेकिन विल्सन सिर्फ एक कदम दूर थे और विजेता हो गए। अब इनका मुकाबला और किन किन लोगों से था? इनका मुकाबला था यहाँ पे जो ओकॉनर, जॉन हिगिंस, डेविड गिलबर्ट और डोमिनिक डेल से। अब यहाँ खास बात यह है कि कायरन विल्सन ने शॉन मर्फी के बाद, यानी कि 2005 में जब शॉन मर्फी जीते थे इसी टाइटल को, उसके बाद पहली बार क्वालिफाई करा है और इस चीज़ को जीत लिया है। किसको? वर्ल्ड चैंपियनशिप। किस चीज़ की? वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप। अब आ जाते हैं थोड़ा ज़रा रुपये कौड़ी की बात पे भाई। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप, इसका देश है इंग्लैंड, ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड स्नूकर टूर। टोटल प्राइस फंड है $23,95,000। ओ सॉरी, पाउंड, डॉलर कह रहे हैं, पाउंड, बिल्कुल पाउंड। पाउंड अपने आप में डॉलर से महंगा होता है। और विनर का शेयर है 5 लाख पाउंड। हाईएस्ट ब्रेक है नोपॉन सेंगम का 147। अब आ जाते हैं इसके सवाल पे, हु हैज वन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 टाइटल इन इंग्लैंड? दैट इज मिस्टर कायरन विल्सन। अब इसी स्लाइड को एक बार आप हिंदी में भी देख लीजिए ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये देखिए, ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो भैया एक और न्यूज़ आ जाती है, थोड़ा ज़रा खेलकूद वाले उससे। मुंबई सिटी एफसी ने सिक्योर करा है सेकंड आईएसएल टाइटल ओवर मोहन बगान। मुंबई सिटी एफसी भी एक टीम है, मोहन बगान भी एक टीम है। ये कौन सा मुकाबला था? ये मुकाबला था आईएसएल का। आईएसएल क्या है? आईएसएल है इंडियन सुपर लीग। ये मुकाबला कहाँ हुआ है? सॉल्ट लेक स्टेडियम, मुंबई सिटी में। अब ये जो टीम है हमारी मुंबई सिटी एफसी, इसके 2 प्लेयर्स ने बड़ा तगड़ा खेला, बिपिन सिंह और जेकब वॉस्टरस्टेन। इन्होंने 81st और 97th मिनट में बहुत तगड़ा स्कोर करके अपनी टीम को जीत दिलाई। आईएसएल का ये 10वां सीजन था। कौन सा? 2023 से 24 तक का। और टॉप टायर इंडियन फुटबॉल का ये 28वां सीजन था। ये सीजन शुरू हुआ 21 सितंबर 2023 और ये सीजन खत्म हो गया 4 मई 2024 को। मुंबई सिटी ने मोहन बगान को हरा ही दिया। और कितने से हराया? 3-1 से हरा दिया। बड़ी जीत है। अब आ जाते हैं इसके सवाल पे। Which football club emerged victorious over Mohan Bagan Supergiant to clinch the Indian Super League title with a resounding 3-1 triumph? मुंबई सिटी एफसी, यानी कि 3-1 के अनुपात से हरा दिया भैया। सीधी सीधी बात यही है। आओ इसको तो एक बार हिंदी में भी समझ लो थोड़ा सा। ये देखिए, ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब हम आ गए हैं अपनी इस न्यूज़ बुलेटिन के अंत पर। हाँ तो भैया यहाँ कुछ बातें हम बहुत आपके सामने जाहिर कर देना चाहते हैं। इतना याद रखिएगा, हम आपका एमजेएस परिवार है, आपके लिए कुछ गलत सलत कभी भी ढूंढ के नहीं लाने वाले। हम जहाँ से भी जो न्यूज़ लाते हैं आपके सामने है, आप देख सकते हैं हमने कहाँ कहाँ से कौन सी चीज़ ली है। साथ ही साथ हमने आपके लिए बिजनेस न्यूज़, फाइनेंशियल न्यूज़, इकोनॉमी न्यूज़, कंपनी न्यूज़, पॉलिटिकल न्यूज़, ये न्यूज़ वो न्यूज़, जो न्यूज़ आपको ज़रूरत पड़ सकती है आपकी ऑल इंडिया रैंक के लिए, चाहे वो एनडीए में हो, चाहे वो सीडीएस में हो, चाहे वो एफकैट में हो, ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के लिए आपको जो जो चाहिए वो हम हर चीज़ आपको उपलब्ध करा रहे हैं। क्योंकि अगर आपको लाना है AIR1 रैंक तो आपको आना है एमजेएस परिवार में ही। हम हैं आपके एनडीए स्पेशलिस्ट और आपके लिए इसी तरीके से लाते रहेंगे न्यूज़ डेली। बस आपको क्या करना है? सिर्फ अपना प्यार देते रहना है और पढ़ते लिखते रहना है। तो चलिए, मौज करिए, खुश रहिए, ऐश करिए।